हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, बाकी एक्चुअली थैंक्स टू आवर हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के लोग जो हैं अपने एंसेस्टर से बहुत डरते हैं। Absolutely. अभी आप जिनसे प्यार करते थे क्योंकि वो बॉडी में थे, अभी वो बॉडी से बाहर निकल गए हैं तो आप उनसे डर रहे हो। वो वही है, वो वही आत्मा है, सिर्फ उनके पास बॉडी नहीं है। आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शीरोज। वी शीरोज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आत्मा और स्पिरिट के रहस्यमय दुनिया की। क्या आप जानते हैं आत्मा और स्पिरिट होती है या नहीं? अगर होती है तो उसके पीछे के रहस्य क्या है, उसके पीछे का सच क्या है? क्या अब तक हम मूवी में देखते आ रहे हैं जो हम डरते आ रहे हैं वो हमारा डर सच है या सिर्फ वो एक धोखा है? आज हमें सारी जानकारी मिलने वाली है बिकॉज आज के एपिसोड में जो शीरो हमारे साथ आ रही है, शी इज पलक सिन्हा प्रीतम, जो एक स्पिरिचुअल हीलर है। शी इज एस्ट्रोलॉजर, शी इज ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। सो स्टे ट्यून विद अस और खोजिए अपने सारे सवालों के जवाब। जैसे कि मैंने कहा था कि आज की जो हमारी शीरो है, शी इज अ स्पिरिचुअल हीलर, शी इज एस्ट्रोलॉजर, शी इज ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। सो वेलकम टू अवर शो। Thank you so much. Thank you for having me. थैंक यू पलक। सो पलक, टेल मी समथिंग अबाउट, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, एक स्पिरिचुअल हीलर हो, आप टैरो कार्ड रीडर भी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? So एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो आपका बर्थ चार्ट होता है। Okay. It tells you your moon sign and everything about an individual person. जो लोगों को नहीं पता है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे। ज़्यादातर सबको पता है एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एक जन्म कुंडली होती है जिसमें हम राशि देखते हैं, क्या काम कर सकते हैं, धन कितना होगा, शादी कैसे होगी, लव मैरिज है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं। तो ये कॉमन चीज़ें लोगों को पता है। हाँ। लेकिन जो समझने वाली बात है इसमें कि जो जन्म कुंडली होती है वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है जो इस जन्म में हमारी कुंडली बन के आई है। हमें ये समझना होगा कि हम अब जो कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म की कुंडली बनेगी। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के जो हम कर्म लेके आए हैं, वो हमें इस जन्म में भुगतना है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो वो हमारी जन्म कुंडली होती है। और हाउ इट वर्क्स? इट वर्क्स लाइक जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो भी पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई की है तो उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जब आप जाते हैं तो वो आपसे आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। और वो लेने के बाद में वो आपका एक बर्थ चार्ट प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोग पंचांग से करते हैं और आजकल तो वी आर इन 2025, सो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स, एस्ट्रोलॉजिकल एप्स, जो कि आपको एक बर्थ चार्ट बना के दे देते हैं। अब उसमें भी क्या है, कुछ लोग खुद ट्राई करते हैं। हाँ। खुद ट्राई नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है उसके पीछे कि उसमें जो चार्ट बन के आता है वो एक एस्ट्रोलॉजर देख सकता है, पर जो लोगों को कुंडली देखनी नहीं आती वो प्रेडिक्शंस देखना शुरू कर देते हैं। तो वो सबके लिए एक जैसा प्रेडिक्शन होता है उसमें, कॉमन प्रेडिक्शन। यस, एंड दैट इज व्हेन यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। Absolutely. क्योंकि सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती, सबकी ग्रह अलग होते हैं, दशा अलग होते हैं, प्लेसमेंट अलग होता है प्लैनेट्स का, किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, तो बहुत कुछ देखना होता है और वो आप एक ऐप पे नहीं देख सकते हैं। तब आपको एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए। और जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है या बर्थ चार्ट कैसे मतलब हमें हेल्प करता है, हाँ। तो हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं उनको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमारी लाइफ में नेगेटिव हो सकती हैं उनको हम कम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो हाउ, कैसे कर सकते हैं? वो रेमेडीज होती हैं और सबके लिए अलग होती हैं। एक जैसी रेमेडी दो लोगों को काम नहीं करती है। ओके, सो जैसे रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर से लिख के आती हैं। जी, ऊपर से ही लिख के आती हैं। हाँ जी, हम पहले से जब हम जन्म लेते हैं तो ये प्री डिसाइडेड होता है हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारे मम्मी पापा कौन होंगे, हम किन से शादी करेंगे, तो ये प्री डिसाइडेड होता है। सो इट इज नॉट इन आवर हैंड। नो, नथिंग इज इन आवर हैंड। हम अगला दिन होगा कि नहीं, दिन छोड़ो, अगला मोमेंट होगा कि नहीं होगा, हमें वो भी नहीं पता है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सो पलक, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे पिछले कर्मों से ही हमारी कुंडली
लेके आते हैं हम। सो भगवान तो कुंडली लिख के ही भेजता है, राइट? तो इसमें समझने वाली बात यह है, जैसे मैंने कहा कि कुंडली हमारे प्रारब्ध कर्मों से बनती है। जो हमने पिछले जन्म में अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं वो फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता। भगवान है और भगवान हमें गाइड करने के लिए हैं। हमारे साथ जो हो रहा है आज वो वही हो रहा है जो हमने कभी किया है। जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो हमने किसी के साथ किया था, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो भी हमने कभी किसी के साथ किया था। तो ये सब हमारे कर्म हमारे पास वापस आ रहे हैं और उन कर्मों के प्रति जो हम रिएक्शन देंगे, रिएक्शन हमारे हाथ में, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उसको हमें किस तरह से वापस उसको रिएक्ट करना है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो क्या मुझे वापस उसके साथ बुरा करना है, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो क्या मुझे वापस उसके साथ अच्छा करना है। तो वो रिएक्शन मेरे हाथ में है और रिएक्शन के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैं ही प्री डिसाइड करके आई हूँ कि मेरे साथ क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। भगवान है वो सिर्फ गाइडेंस देने के लिए हैं। ओह, आई सी। जी। सो कुंडली में कुछ दोष होते हैं, ऐसा बोलते हैं जब एस्ट्रोलॉजर। जी। तो उसका निवारण कैसे हो सकता है, कैसे दूर किया जा सकते हैं दोष? तो किसी भी दोष का निवारण नहीं होता है। अगर वो दोष है तो वो है आपकी कुंडली में और किसी वजह से है, तो दोष का निवारण नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कर सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट किसी दोष की वजह से आ रहा है तो कुछ रेमेडीज करके हम उस दोष के नेगेटिव इफेक्ट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। जी। और अगर कोई अच्छे योग बन रहे हैं कुंडली में तो कुछ रेमेडीज करके या स्टोन पहन के, जैसा भी सबके लिए अलग अलग होता है, सबका बर्थ चार्ट अलग अलग होता है, तो उनके हिसाब से कुछ रेमेडी देके या स्टोन देके उस योग को हम बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते, हटा कुछ नहीं सकते हैं। So everything is planned and everything is, मतलब जो होना है वो होके ही रहेगा। Absolutely, एक एक सांस हमारी लिखी हुई है। Oh wow, so this is astrology। बिल्कुल, यही है एस्ट्रोलॉजी। Okay, so पलक, जैसे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं और मैंने देखा है जब तक कि हर एस्ट्रोलॉजर के पास एक अलग रेमेडी है। हर एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली लेके जाओ तो वो एक अलग बोलेगा, दूसरा अलग बोलेगा। सो कैसे बिलीव करे किस पे? तो देखिए, आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, पहले आप ये समझिए कि उनको ठीक से आता है। कई बार क्या होता है ना कि अभी अभी कुछ लोग सीखे हैं और अभी अभी वो जो है एस्ट्रोलॉजी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताने लगते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी तो इतनी बड़ी विद्या है एस्ट्रोलॉजी, जो आप सीख ही नहीं सकते। इट्स नेवर एंडिंग, क्योंकि कोई भी ऐसी विद्या मुझे नहीं लगती होती है जो किसी को पूरी आ जाए। There is always something to learn. There is always a scope to learn something new. So nobody can know everything about a topic. Okay, that is one. Second is, आपका क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि कौन सही है कौन गलत है। वो आपको बात करने से पता चल जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर कभी आपको डराएगा नहीं। हाँ, क्योंकि खौफ में कि ये शनि की 7.5 है, फिर काल सर्प दोष है, फिर दूसरे के पास जाओ तो पता चलता है कि अरे ये कोई दोष है ही नहीं। एग्जैक्टली, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि काल सर्प दोष निवारण करना है। मैं उज्जैन गया, मैंने पूजा कराई पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। और फिर जब मैंने कुंडली खोल के देखी कि बाबा जी ने बताया, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब कुंडली खोली तो उसमें काल सर्प दोष ही नहीं था। तो यहाँ आता है लालच। अभी आप देखिए, मेडिकल आप ले लीजिए, मेडिकल फील्ड या एजुकेशन फील्ड, एवरीथिंग हैज बिकम कमर्शियल एंड सो हैज द स्पिरिचुअल फील्ड आल्सो बिकम कमर्शियल। वो कुछ ज्यादा ही कमर्शियल नहीं हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, सब कमर्शियल हो गया। एवरीथिंग इज कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, आप बहुत कम टीचर्स को देखेंगे जो बच्चों को इंटरेस्ट लेके पढ़ाएंगे। आजकल वो बहुत रेयर हो गया है। पहले गुरु का एक स्थान होता था। आजकल सब कुछ हो गया है कि मेरा पीरियड ओवर हो गया, मेरा खत्म हो गया। अब स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं आया उसका मतलब नहीं है। या बहुत ही ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, बहुत रेयर हैं, बहुत कम ऐसे टीचर्स बचे हैं। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर भी वैसे ही है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर कोई सही एस्ट्रोलॉजर होगा बोलेगा ये मेरी फीस है
और अगर आपको रेमेडी करानी है तो इतनी है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को आप देखेंगे अभी आप इतना दे दो आपका काम हो जाएगा, फिर वो क्लाइंट वापस आएगा मेरा तो काम नहीं हुआ, अच्छा अब हमें ना इसके ऊपर से ये करना पड़ेगा तब आपका काम होगा। तो दैट इज मनी मेकिंग, दैट इज लालच। तो आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कर्मा को नहीं मानते, आप प्रारब्ध कर्मों को नहीं मानते, अभी आप जो काम कर रहे हैं वो आपके नेक्स्ट जन्म का प्रारब्ध बन रहा है ना। तो अभी आप लालच कर रहे हैं, कल को कोई आपके साथ करेगा। हाँ। जी, तो वो पता चल जाता है, वाइब्स आ जाती हैं कि कौन सही है कौन गलत। और सबसे बड़ी बात यह है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है कि ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल वर्कर जो भी होगा, आप उसके पास दुख लेके जाएंगे, आप स्माइल लेके निकलेंगे। हाँ। जी, वो बहुत बड़ी चाहिए। पहचान होती है। हाँ, वो होना चाहिए। अभी आपके पास कोई डर के आ रहा है, उसको आप और भयंकर भयंकर नामों से डरा दे, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ये दोष है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप लाइट कैसे फैला रहे हैं। एज अ स्पिरिचुअल वर्कर आपका काम है टू स्प्रेड लाइट, टू स्प्रेड अवेयरनेस। ये तो जो अंधेरे में उसको आप और अंधेरे में धकेलते जा रहे हैं। हाँ सही में, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यही है, मैं बोला ना कि जैसे काल सर्प दोष है जी, तो आपको ये विधि करानी है, दूसरे के पास जाओ तो कुछ अलग विधि बताएगा, तीसरे के पास, तो ये बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। जी, सो एंड इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड एक्चुअली इट इज वेरी क्योंकि जब कोई आपके पास आता है तो वो ट्रस्ट लेके आता है। जी, वो फेथ के साथ आता है, वो ट्रस्ट के साथ आता है। वो इसलिए आता है कि अगर मैं इसके पास गए हूँ तो फिर मुझे वहां से कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो वो ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो पलक, जैसे स्टोन्स का भी बहुत महत्व है एस्ट्रोलॉजी में जी। और मैंने सुना है जैसे गुस्सा बहुत आता है तो मोती पहन लो, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, तो इज इट सो? देखिए, ये बहुत बड़ी मतलब मिथ है, भ्रम है कि अगर आप मोती पहनेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि मोती जो है वो चंद्रमा का पत्थर होता है। अगर आपके जो बर्थ चार्ट है, जो कुंडली है आपकी, अगर उसमें चंद्रमा आपका पॉजिटिव है तो आप मोती धारण बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने धारण कर लिया गुस्सा शांत करने के लिए मोती, जिसके कुंडली में चंद्रमा मारक ग्रह है या बाधक ग्रह है, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। वो ऑलरेडी शांत होगा और ज्यादा शांत हो जाएगा। अशांत हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। मोती ऐसे कोई भी धारण नहीं कर सकता। फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली मोती, एनी स्टोन, कोई भी स्टोन है तो आप बिना अपनी कुंडली को देखे हुए नहीं पहन सकते, कोई भी स्टोन हो। एक्चुअली इट हैपेंस विथ मी, जो एक्चुअली मेरा जो सूर्य है, सन है, वो बहुत स्ट्रांग है जी, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे वो स्टोन पहनने के लिए दे दिया जी। तो मैं लिटरली 3 महीने तक मेरा गुस्सा ऐसा था कि सामने जो आया वो गया। सो बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, सो मैंने फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गई जी, तब उसने बताया कि आपने ये क्या पहना है। मैंने बोला ऐसा ऐसा, तो बोले ये आपके लिए नहीं है, निकाल दो। तो आपके साथ फिर भी ये हुआ कि आपने सूर्य का पत्थर पहना और आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद आधा ज्ञान होता है, एंड आधा ज्ञान इज ऑलवेज डेंजरस। तो कई बार नीलम जैसा एक पत्थर होता है, शनि का पत्थर होता है नीलम, ब्लू कलर का, तो अगर वो किसी ने पहन लिया और उसको सूट नहीं हुआ तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर नीलम किसी को सूट करेगा तो कहते हैं ना, रोडपति से करोड़पति भी बन जाता है वो इंसान। तो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही आपको स्टोन पहनना होता है, और कई बर्थ चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप स्टोन पहन ही नहीं सकते। कोई भी पत्थर अगर आप पहनते हैं, अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सही है तो आपका टाइम बदलता है और पॉजिटिव के लिए बदलता है, पॉजिटिविटी के लिए बदलता है। लेकिन अगर वो पत्थर जो आपने पहना, वो प्लैनेट, जिस पत्थर जो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो आपका मारक ग्रह है या बाधक ग्रह है या अच्छा पोजीशन, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, उसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो फिर रिवर्स भी होता है, और वो किसी भी लेवल पे जाके रिवर्स हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर चूजिंग विच स्टोन यू वांट टू वेयर। सो पलक, टेल मी समथिंग अबाउट आपके क्लाइंटल एक्सपीरियंस। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे क्लाइंट को आपने हैंडल किया है जी, तो कुछ एक्सपीरियंस इफ यू वांट टू शेयर। तो क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, आई एम ब्लेस्ड इन माई क्लाइंट्स, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो आते तो एज क्लाइंट्स हैं मेरे पास में, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली मेरे दोस्त बन जाते हैं।
ओह या तो कोई ऐसा क्लाइंट मुझे याद नहीं जो मेरे साथ कंफर्टेबल ना होता हो, बिकॉज आई मेक देम कंफर्टेबल। द रीजन बीइंग कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी स्पिरिचुअल सर्विस जो हम देते हैं वो एक्चुअली में एक श्रापित विद्या है। ओह श्रापित मैं इसको इसलिए कहूंगी क्योंकि आपके पास कभी कोई हंसता हुआ इंसान नहीं आता। हाँ, हर कोई आएगा तो अपना दुखड़ा लेके ही आएगा। सही है। हमेशा जब कोई आएगा तो वो अपने इश्यूज लेके आएगा। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं लग रही, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को फिजिकल एलिमेंट है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को डिवोर्स का इशू है, किसी की बीवी तंग कर रही है, किसी का हस्बैंड तंग कर रहा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी का कुछ मतलब। एंड दे वांट अ पर्सन कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले जो मुझे जज ना करे मेरे प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, तो वैसा आपको उनको एक एनवायरनमेंट देना होता है कि यू टेल मी, मुझे पता है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक सिचुएशन की वजह से हो रहा है। कोई जानबूझ के नहीं करता कुछ भी, उसके साथ बेचारे के साथ ऑलरेडी हो रहा है and वो खुद ही दुखी है। तो व्हेन यू टॉक टू देम वेरी नाइसली, व्हेन यू डोंट जज देम, अगर किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि मेरे साथ मैं एक्चुअली ऐसा ऐसा इन गलत चीजों में हूं, तब आपको ये नहीं कहना अरे बाप रे ये करते हो तुम। अच्छा आपको समझना है कि वो कैसे गया, आपको रूट कॉज पे काम करना है कि वो काम क्यों कर रहा है। और धीरे 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 सिर्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ बर्थ चार्ट देखने का काम नहीं होता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको एक काउंसलर होना भी पड़ता है। हाँ, सबको काउंसलिंग, बर्थ चार्ट तो हम शायद 10-15 मिनट देखते हैं, हाँ, लेकिन उसके अलावा का जो सेशन होता है आपका आधे घंटे का 1 घंटे का, जो भी वो बात करने में और काउंसलिंग करने में जाता है। कई बार इंसान को खुद गिल्ट होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको समझाना पड़ता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो होना ही था, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। ईच प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। एब्सोल्युटली। सो इज इट सो कि अभी जैसे आपने बताया कि सब लिखा हुआ है, तो ये जो मर्डर होते हैं सो वो भी लिखे हुए थे? सब कुछ लिखा हुआ है। हम आज इतने अच्छे हैं, आज मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, आज मैं एक स्पिरिचुअल लाइन में हूँ, आप मेरे साथ बात कर रही हैं तो ऑफ कोर्स आप भी एक स्पिरिचुअल लाइन में हैं, बट हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं। हाँ, जलियांवाला बाग के हुआ था, कितनी बड़ी बात हुई थी, कितने लोगों की जान गई थी। इट वॉज अ सिवियर मैसेकर, मतलब क्या क्या नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है उन लोगों ने अगला जन्म लिया होगा जिन लोगों ने ये सब किया था, इतनी तबाही मचाई थी, लोगों की जानें ली थी, तो जब उनका अगला जन्म हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा? हाँ, सोच के भी। लेकिन वो लोग अगला जन्म लेके ये सोचते होंगे कि मैंने तो अभी कुछ नहीं किया गलत, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मा। यस, व्हाट यू विल गिव विल ऑलवेज कम बैक। Whatever you give, every word you say is recorded, everything you do is recorded, everything. आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन there is somebody who's watching you always, all the time. आप जग रहे हो, सो रहे हो, रूम में बंद हो जाओ, लाइट ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको हमेशा देख रहा है। तो मतलब सीसीटीवी कैमरा से नहीं डरना है हमें, एक्चुअल में जो गॉड की तरफ से जो कैमरा लगा उससे डरना चाहिए। उससे भी नहीं डरना चाहिए ना, अगर आप सही काम करोगे तब डरोगे नहीं। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। तो आप, और करने में करना क्या है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आपको कभी अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो गो एंड से इट ऑन द फेस। हाँ, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कहिए, आप मेरे पड़ोसी को जाके बोलेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे कुछ लोगों को तो सामने बोल के भी फर्क नहीं पड़ता, उनको भी लेट इट बी करके छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि आपने एक बार उनको कहा, अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने अपनी तरफ से अच्छे इंटेंशन से उनको बताया, अब आगे उनकी मर्जी, उनका कर्मा। सो पलक, जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हो, तो टैरो कार्ड कैसे काम करते हैं? तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो डिविनेशन टूल है, वो एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की हमने अभी बात करी थी, तो एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट कभी चेंज नहीं होता, वो आपके जन्म के समय बन गया और अब लास्ट तक वही रहेगा। लेकिन टैरो में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। टैरो कार्ड की रीडिंग चेंज हो सकती है। तो टैरो जो है वो क्लाइंट की एनर्जी, मेरी एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए टैरो करते टाइम में, उसके बाद में क्लाइंट की एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए टैरो करते टाइम में। जब हम टैरो कर रहे हैं तो आई विल कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ क्लाइंट।
और Okay. मुझे अपने कार्ड्स को अच्छे से चार्ज करना आना चाहिए। मुझे अपना डेक अच्छे से अपने आप को ग्राउंड करके, प्रोटेक्ट करके, और फिर एक बहुत ही पीसफुल सा एम्बियंस होना चाहिए। बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स को आप देखोगे कि अभी अगर 12 बजे का अपॉइंटमेंट है तो वो 11:55 पे बैठे हैं कार्ड लेके। तो ऐसे नहीं होता, और ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि आपने किसी से पैसे लिए हैं तो दैट पर्सन डिजर्व्स द राइट आंसर्स, एक्यूरेट आंसर्स। ओके, सो एक्चुअली क्या होता है, जब आपका रीडिंग है उसके 15-20 मिनट पहले आपको बैठना है। ओके। आपको अपनी क्लाइंट को क्या लगता है कि ये आधा घंटा बैठी है, एक्चुअली मैं 1 घंटा बैठी हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्रिपरेशन किया है। सो एम्बियंस सही होना चाहिए, मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा एनर्जी, क्योंकि टैरो है ही एनर्जी से रिलेटेड, तो अगर मेरी एनर्जी सही नहीं होगी तो कार्ड्स भी सही नहीं निकलेंगे। जी, आप कई बार कार्ड्स जो निकलते हैं वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, नॉट क्लाइंट्स एनर्जी। दोनों। ओके। कार्ड मेरी एनर्जी सही होगी तो कार्ड सही आएंगे, और अगर क्लाइंट की एनर्जी सही नहीं होगी तो वो मुझे दिख जाएगा। कई बार आप देखोगे टैरो कार्ड रीडर्स जो है वो जब कार्ड को ऐसे शफल करते हैं डेक को हाथ में लेके, तो वो कार्ड गिरने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। तो इट मीन्स द क्लाइंट इज एंशियस, द क्लाइंट इज इन टू मच डिलेमा, किसी तरह से परेशान है, क्लाइंट की एनर्जी मतलब बहुत स्कैटर्ड है। तो वो पता चल जाता है हमें, लेकिन हमें क्लाइंट की एनर्जी को हैंडल करते हुए अपनी एनर्जी को स्टेबल रखते हुए और फिर प्रेडिक्शंस करने हैं। तब एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे करते हो? तो एक टैरो कार्ड रीडिंग का पूरा कोर्स होता है। ठीक है, मैं करवाती भी हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करनी होती है, आपको कार्ड का मतलब पता होना चाहिए, और कार्ड में जो पिक्चर्स हैं बने हुए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्यूटिवली आपके दिमाग में क्या है। हाँ, तो आप जब कार्ड निकालते हो तो कार्ड में आपको उस फोटो को नहीं ध्यान देना है कि फोटो क्या बना हुआ है, वो दैट कम्स विद प्रैक्टिस, वो अचानक से नहीं होता है। सो इफ समबडी इज अ न्यूबी तो उसको तुरंत नहीं होगा, वो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो कोई भी मोडालिटी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मीडियमशिप हो, या आपका टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग हो, दैट यू विल ओनली have command over the subject only after a lot of practice. तो आप जब बहुत प्रैक्टिस करते हो तो आप कार्ड स्प्रेड करते हो, और इंट्यूटिवली आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है, दैट इज योर स्पिरिट गाइड्स हेल्पिंग यू। ओके, व्हाट इज स्पिरिट गाइड्स? स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली स्पिरिट्स होती हैं जिनको काम दिया जाता है कि आप इस इंसान को इस फेज में गाइड करोगे। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो टैरो के लिए आपके पास एक गाइड होगा। जी, जो आपको गाइड करेंगे। तो इन सबको हम इन्वोक करते हैं अपने कोई भी सेशन हम करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की अगर हम बात करें, तो जब हम टैरो रीडिंग सेशन रखते हैं, सो वी इन्वोक आवर एंसेस्टर्स फॉर प्रोटेक्शन, आर्कएंजल। वो क्या होते हैं? एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज, जो हमसे पहले हेवन में जा चुके हैं। तो या आप उनको इन्वोक करते हो? जी, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं। बाकी एक्चुअली थैंक्स टू आवर हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के लोग जो हैं अपने एंसेस्टर से बहुत डरते हैं। Absolutely. अभी आप जिनसे प्यार करते थे क्योंकि वो बॉडी में थे, अभी वो बॉडी से बाहर निकल गए हैं तो आप उनसे डर रहे हो। वो वही है, वो वही आत्मा है, सिर्फ उनके पास बॉडी नहीं है। तो आप उनसे डर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं हमेशा। तो इसलिए हम लोग एंसेस्टर्स को भी इन्वोक करते हैं, दैट यू प्रोटेक्ट अस, एंड हम अपने एंजल्स को, गाइड्स को बुलाते हैं, वो हमें गाइडेंस देते हैं। ओके, एंड एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स होते हैं दे आर डिवाइन बीइंग्स। वो भी हमें हेल्प करते हैं। एंजल्स के भी कई प्रकार होते हैं। तो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, उनकी टीम होती है एंजल्स की। सो पलक, आप एक स्पिरिट मीडियमशिप भी करते हो, राइट? जी। सो व्हाट इज स्पिरिट मीडियमशिप? वो क्या होती है? तो मैं एक एविडेंशियल स्पिरिट मीडियम हूँ। स्पिरिट मीडियमशिप होता है आत्माओं से कनेक्ट करना। तो जिन लोगों को आप पसंद करते थे, प्यार करते थे, और अब वो आपके बीच नहीं है, तो उन लोगों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, आत्माओं से हम कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सीरियसली? बिल्कुल। डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। एक बार आप अगर समझ जाओगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्पिरिट मीडियमशिप क्या होता है, कनेक्टिंग विथ योर लव्ड वंस इन हेवन। तो अगर आप एक छोटी सी बात समझ जाओगे कि जब आपके जो प्यार करने वाले हैं वो कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, और अब जब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है वो आज भी आपको प्यार करते हैं, बस आपको दिखाई नहीं देते। हाँ,
बट उनको देखना या सुनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। ओके। तो इसीलिए हमें एक स्पिरिट मीडियम चाहिए होता है जो उनसे कनेक्ट करे और उनकी बातें हम तक पहुंचाए। आप कैसे कनेक्ट करते हो? तो देखिए, एक मीडियम के पास ना क्लेयर्स होते हैं। क्लेयर्स मतलब कि कुछ शक्तियां होती हैं, किसी को दिखाई देता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को स्मेल आती है, किसी को बस पता चल जाता है, एक इंट्यूटिवली एक पता चल जाता है कि हाँ ऐसा है, किसी को टच फील होता है। तो मैं एक क्लेयर वॉइंट हूँ, मुझे दिखाई देता है। मैं क्लेयर सेंटियंट हूँ, मुझे बस बॉडी में फील हो जाता है, और कभी कभी मुझे सुनाई भी देता है। ओह माय गुडनेस, सीरियसली? हाँ जी। इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली पॉसिबल। एक्चुअली इंडिया में काफी नया कॉन्सेप्ट है ये, अदरवाइज फॉरेन में तो बहुत कॉमन है। पुलिस भी यूज करती है अपने जो केस लड़े होते हैं ना, उसको डिकोड करने के लिए। यूएस वगैरह में बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत ही नया है। भी है ना इसके? बहुत यूनिवर्सिटीज है इंडिया के बाहर। हाँ, इंडिया में जो है ना, इसको क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं स्पिरिचुअलिटी में, उन्होंने अपने फायदे के लिए इतनी सारी मतलब मिथ्या बना दी है ना कि ऐसा नहीं होता, वो दूसरी दुनिया होती है, वो तीसरी दुनिया होती है, वो उस दुनिया के लोग, इस दुनिया के लोग। अरे एंड थैंक्स टू फिल्म्स आल्सो ना, मूवीज, थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू हॉलीवुड एंड ऑल द वुड्स जो ऐसा उनको प्रोजेक्ट करते हैं। आत्माएं जो होती हैं बहुत प्यारी होती हैं, दे आर लाइट बीइंग्स, एंड उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं होती जैसे इंसानों के अंदर होती है। उनके अंदर सिर्फ प्यार, मोहब्बत, प्रोटेक्शन, गाइडेंस, ये फीलिंग्स होती है। ओह, सो ऐसा कोई नहीं है कि नेगेटिव आत्मा, पॉजिटिव आत्मा, ऐसा कुछ नहीं होता है? 95% ऑफ द आत्मास, एक्चुअली 100% ऑफ द आत्मास आर वेरी पॉजिटिव। 5% के साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो किसी के कहने पे नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। वो एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा, वो तंत्र विद्या और ये वो। अदरवाइज 95% ऑफ द टाइम्स जो सोल्स होती हैं बहुत प्यारी होती हैं, वो बहुत ही प्यार होता है उनके अंदर, वो हार्म नहीं करती, बिल्कुल हार्म नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ओह, तो तंत्र विद्या क्या होती है मतलब? तो तंत्र विद्या एक देखिए, उसमें साधनाएं होती हैं कई तरह की, ठीक है। उसमें बहुत तरह के संप्रदाय होते हैं, उसमें बहुत तरह की साधनाएं होती हैं, और वो जो लोग करते हैं वो अगेन हर चीज में जैसे अच्छा और बुरा होता है, तो बहुत लोग अच्छे के लिए करते हैं, बहुत लोग बुरे के लिए करते हैं। अब बनाई तो सारी विद्याएं अच्छे यूज के लिए हैं, लेकिन उसको आप यूज कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली जी। सो ऐसा बोलते हैं ना कि तांत्रिक लोग शमशान में जाके कुछ विद्या करते हैं, तो हर तांत्रिक का शमशान में जाना जरूरी नहीं होता। ओके। कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जिनके लिए शमशान में जाना पड़ता है। ओह जी। कुछ उस पर फोकस करना चाहेंगे, कैसे होती है? जी देखिए, तंत्र जो होता है वो साधना होती है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप खुद से, जैसे कोई पीडीएफ आजकल बहुत चला हुआ है, ये किताब में देखा ये साधना ऐसे करती है, कर लिया। ये पीडीएफ में देखा, टेलीग्राम में बहुत ज्यादा आजकल चला हुआ है, उसमें पीडीएफ आता है, उसमें से देखा तो ये साधना कर ली, यक्षिणी साधना कर ली हमने, मतलब बहुत तरह की साधनाएं होती हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं। तो आप खुद से नहीं कर सकते ये साधनाएं। आपको ये जो साधनाएं करनी है तो एक गुरु के निरीक्षण में करनी है। पहले आपको गुरु मंत्र मिलता है, उसको आप सिद्ध करते हैं, उसके बाद आप के गुरु आपको बताएंगे कि आप ये साधना कीजिए या नहीं कीजिए। हर चीज के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो वो सब देखते हुए आपको अगर आगे बढ़ना है तंत्र विद्या में या इस फील्ड में, तो आपको एक गुरु के अंडर दीक्षा लेके और फिर करना चाहिए। सो पलक, टेल मी समथिंग अबाउट स्पिरिट मीडियमशिप का सबसे बड़ा मिथ क्या है? तो स्पिरिट मीडियमशिप का सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम किसी दूसरी दुनिया के प्राणी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर उनकी डेथ हो गई है तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या अगर हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे घर में कुछ अनहोनी हो सकती है, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं या जिनकी अभी हाल में डेथ हुई है या जो भी हमें छोड़ के चले गए हैं, उनको बहुत खुशी होती है अगर हम उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको भूले नहीं हो। ओह जी। और स्पिरिट मीडियमशिप का दूसरे सबसे बड़ा मिथ ये है गिल्ट, कि मैं उनके लिए ये नहीं कर पाया, मैं उनके लिए वो नहीं कर पाया। तो समझने वाली बात ये है कि उनका जाना, जो एक सोल का एग्जिट है, वो प्री रिटन होता है, उनको उसी तरह से जाना था।
ओह। तो आप कुछ भी करते तो वो ऐसे ही उनका एग्जिट होता। तो वो गिल्ट आप मन में ना रखें, क्योंकि हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते तो जी। शायद ये बच जाते, मैं जी। इनको ये करती तो शायद, तो वो गिल्ट रहता है वो हमेशा। गिल्ट रह जाता है कि मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया। अनटिल एंड अनलेस आपने किसी को इतना नहीं उकसा दिया कि उसको अपनी जान खुद लेनी पड़े, ओह। तब तक आपको इस चीज का गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की डेथ हॉस्पिटल में हुई तो वो वैसे ही होनी थी। अगर किसी को घर में डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो उसी तरह से उसका एग्जिट होना था। सो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान तो है नहीं ना, किसी का जन्म, किसी का मरण, किसी का परन आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। तो गिल्ट रख के नहीं रहना है। बिल्कुल गिल्ट नहीं रखना है। और जितने भी स्पिरिट से मैंने आज तक कनेक्ट किया है, वो आके यही कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि आपकी वजह से कुछ हुआ है। वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा जाना इसी वक्त पे लिखा था। ओह जी। और वो चाहते होंगे ना कि आप खुश रहो, जो भी आपके प्यार करने वाले हैं, चाहे पिता, माता, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, जो भी होते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। क्योंकि वो अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन था, आपने कितनी कोशिश करी, आपका कितना दिल था, तो उनको दिख रहा है। जैसे कोई भी स्पिरिट या आत्मा अपने शरीर से निकलती है जी। तो फिर उसके बाद उसका क्या होता है, वो कहाँ जाती है? तो जब कोई आत्मा का एग्जिट होता है, सबसे पहले उसको उसके पूर्वज, जिनको वो जानते हैं, या उनके जो एंजल्स और गाइड्स हैं, वो उनको लेने आते हैं, उनको असिस्टेंस मिलता है, ताकि उनको क्रॉस ओवर करने में दिक्कत ना हो, डर ना लगे। क्योंकि जब कोई स्पिरिट निकलता है तो वो एक अनजान जगह पे जा रहा है, तो उसको हल्का सा डर लगता है। अच्छा, तभी कभी कभी ऐसा होता है ना, जो इंसान जाने वाला होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ये दिख रहा है, या जी, जिसको हम लोग हेल्यूसिनेशन मानते हैं, ये हेल्यूसिनेट कर रहे हैं, इनके भ्रम है कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होता, उनको सच में दिख रहे होते हैं, वो सच में लेने आए होते हैं। तो वो एक्चुअली उनसे बात कर रहे होते हैं। और कुछ लोग आप देखेंगे जब शरीर छोड़ते हैं तो वो बोल नहीं पाते, सिर्फ हाथ हिलाते हैं जैसे किसी से बात कर रहे हो। हाँ। तो वो एक्चुअल में उनको लेने आए होते हैं कि आपका टाइम आ गया, आप चलो। उनको समझाते हैं कि आप चलो। जी। और उसके बाद की जर्नी क्या होती है, जब वो क्रॉसओवर करते हैं, लाइट में जाते हैं, फिर उनकी हीलिंग होती है। क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देखा अपनी जिंदगी में, सुख देखा, दुख देखा, बहुत कुछ देखा, तो उनका एक हीलिंग प्रोसेस होता है। फिर हीलिंग प्रोसेस के बाद में उनका पूरा लाइफ का रिव्यू होता है। हर इंसान एक पर्पस लेके आया है, हर आत्मा जो जन्म लेती है वो एक सोल पर्पस के साथ आई है। तो उनसे ये पूछा जाता है कि तुमको जिस लिए नीचे भेजा गया था, या जिस लिए तुम रीइंकारनेट होके नीचे गए थे, जन्म लेके नीचे गए थे, क्या तुम वो काम करके आए? हर इंसान को एक काम दिया जाता है। जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है, वही हमारा काम है, उसी को सीखना। जैसे किसी को प्यार नहीं मिलता, ब्रेकअप पे ब्रेकअप हो रहे हैं, शादी टूट रही है, तो उनका काम है सेल्फ लव सीखना, कि आप उस प्यार के लिए किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, आप खुद को प्यार करो। उसी तरह से कई लोग बहुत गरीब होते हैं, पैसे नहीं होते, जूझ रहे हैं उस चीज से, आपको वैसे ही कैसे आगे बढ़ना है, स्ट्रगल से कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो आपका लेसन ही है। हमारे जन्म का कुछ कर्मा है जी, जो बिल्कुल हमें बिल्कुल इस जन्म में उसको क्लियर करना है। क्या होता है उनके साथ में कि जब उनका हीलिंग हो गया, फिर उनका लाइफ रिव्यू हो गया कि वो जिस पर्पस से वो नीचे गए थे वो करके आए कि नहीं पूरा, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो अपने सारे जन्म देखते हैं। सारे जन्म में सारे जितने भी जन्म उस सोल ने लिया है, बॉडी चेंज की है, सोल तो वही है। हाँ। तो उन्होंने कई बार अपना शरीर चेंज किया है। अच्छा, सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो वो कभी मेल रहे होंगे, कभी फीमेल रहे होंगे, कभी कुछ भी रहे होंगे, तो वो अपने सारे जन्म देखते हैं। तो मिथ्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत सी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहे, बहुत से जेंट्स हैं जिनकी वाइफ्स नहीं रही, वो दूसरी शादी इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो उनके पार्टनर थे उनको बुरा लगेगा, या वो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहते। तो धोखा आप तब दे रहे हैं जब वो आपके साथ हैं, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो जा चुके हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड आपको नहीं देख रहे। वो अभी तक जितने लाइफ लेके आए हैं वो आत्मा है, हाँ, वो शरीर में नहीं है, वो अपने सारे जन्मों को देख रहे हैं। तो अगर आप दोबारा शादी करते हैं
या आपकी लाइफ में एक रोमांटिक एंगल कोई आता है तो उनको बुरा नहीं लगता, उनको Because पता वो है तो न्यूट्रल हो जाते हैं ना, वो तब। न्यूट्रल हो चुके हैं, उनके अंदर से वो इमोशंस जा चुके हैं, जेलेसी वाली और पोजेसिवनेस वाली, अब उनके अंदर सिर्फ लव और केयर है। तो उनको आपको नहीं दिख रहा कि आगे क्या होगा, बट दे नो कि आगे ऐसा होना है या ऐसा होना चाहिए जिससे आप खुश रहेंगे। आप जितना ज्यादा रोगे, परेशान होगे, उनको नहीं अच्छा लगता। और उनको जो काम असाइंड हुआ है कि उनके साथ क्या होता है, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो जब उनका हीलिंग हो गया, लाइफ रिव्यू हो गया, उसके बाद में उनको काम दिया जाता है। हाँ, कि आपको गाइड बनना है किसी का, या आपको किसी की हेल्प करनी है, तो उनके पास बहुत काम होता है करने के लिए, अपने सोल पे उनको काम करना होता है टू रेज इट्स वाइब्रेशन। तो ये होता है। वाओ। मतलब कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट कि आप ये स्पिरिट मीडियमशिप में कैसे आए, किस चीज ने आपको इस पे आने के लिए प्रेरित किया? तो हुआ ऐसा कि आपको सुन के हंसी आएगी कि मैं पहले इन चीजों का मजाक उड़ाती थी बहुत ज्यादा। तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी एक मजाक का टॉपिक था कि ये क्या इतना छोटा सा डब्बा चार्ट जैसा, ये बताएगा क्या मुझे मेरा भविष्य या ये टैरो कार्ड्स है, ये क्या है, पत्ते बिछा दिए तोते वाला, पहले पैरेट से उठवाते थे टैरो कार्ड्स, तो ये क्या, ये पत्ते बताएंगे, ये तो मेरी मेहनत है ना कि मैं क्या करूंगी, ये मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूंगी। बट आप देखेंगे, आप अगर नोटिस कीजिएगा, ज्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं वो ट्रेजेडी की वजह से आते हैं। लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है विच अवेकन्स यू, जिसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है? जी, तो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी जो मेरी बहन की तरह थी, उसने सुसाइड कर लिया था। व्हाई? वो उनके पर्सनल इश्यूज थे कुछ, उसकी वजह से। तो मैं बहुत ज्यादा दुख में चली गई थी, एंड इट वाज अ क्लिनिकल डिप्रेशन फॉर मी, जिससे मुझे निकलने में 6 महीने लगे। तो उन 6 महीनों में मैं बस ये सोचती रही कि इतनी लाइवली लड़की, इतनी जिंदगी से भरी हुई लड़की, ये गई कहाँ चली गई है। और अगर इसके साथ डेथ हुआ, तो जो लोग बोलते हैं कि डेथ के बाद आत्मा भटकती है, ये होता है वो होता है, तो कुछ तो हुआ होगा इसके साथ। मैं पता तो लगाऊं कि ऐसा सच में होता भी है कि नहीं होता है। एंड दैट लेड टू अ रिसर्च। फिर गूगल किया, ये किया वो किया, फिर पता चला स्पिरिट मीडियम्स होते हैं, फिर सेशंस लिए मैंने, फिर एविडेंशियल मीडियम से मिली जिन्होंने मुझे वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए जो सिर्फ मेरे और उसके बीच में थी। इट इज लाइक उसका नाम किस लेटर से शुरू होता है, वो कैसी दिखती थी, उसको क्या पसंद था, मेरे और उसके बीच में क्या मेमोरीज हैं। तो वो सारा इंफॉर्मेशन, और वो मेरे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसने फेसबुक से देख लिया होगा, इंस्टाग्राम से देख लिया होगा। तो तब मुझे पता चला कि स्पिरिट मीडियमशिप इज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद में फिर मैंने कहा ये तो मुझे करना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे किसी और के थ्रू बात नहीं करनी है, मुझे खुद से बात करनी है। जी, तो दैट मोटिवेट्स यू। दैट वाज माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड वन थिंग लेड टू द अदर, क्योंकि मीडियमशिप जुड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी के बाद में टैरो हुआ, टैरो के बाद हीलिंग हुआ, सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड आई एम स्टिल लर्निंग। एज आई सेड, आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। आपकी बात हुई आपके दोस्त से? बहुत बार हुई है, होती रहती है। वाओ, सीरियसली? जी। मतलब कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, स्पेशली टुडे जब लाइफ इतना फास्ट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, सबको सबसे आगे बढ़ना है, सबको फुल मार्क्स चाहिए, सबको सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, सबकी वाइफ सबसे सुंदर होनी चाहिए, सबका हस्बैंड सबसे हैंडसम होना चाहिए, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। डब्बे में क्या आ रहा है वो भी सबसे अच्छा होना चाहिए। तो जहाँ पे इतना कंपटीशन है, आप स्ट्रेस अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस से बचने का एक तरीका है, गेट आउट ऑफ द रैट रेस। कंप्लीटली गेट आउट ऑफ द रैट रेस। वो अच्छा लग रहा है, वो उसका घर अच्छा बन रहा है, उसका वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, गुड फॉर हिम। आपको जब तक मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आप स्ट्रेस से नहीं बच सकते। क्योंकि आप कितना भी करो, उससे ज्यादा कुछ और होता ही है। हाँ, ऐश्वर्या राय से सुंदर भी कोई होगी, हाँ, सुष्मिता सेन से सुंदर भी कोई होगी, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। हमें अपने आप को संतुष्ट रखना है। अगर जो है उसमें आप खुश नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और आगे अपना पैशन मत करो, बट इट शुड बी इन अ हेल्दी वे, नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव वे। हाँ, आपका कॉम्पिटिशन अपने आप से होना चाहिए।
कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कल मैं वहां पहुंचूं। अगले का क्या है, वो कहाँ पहुंचा, उससे आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आपका कंपटीशन शुड बी विथ योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। और इसी वजह से पता है, स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज भी बहुत बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस मेन कारण है, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, हर चीज का, लो शुगर, हाई शुगर। एक्चुअली कोई भी हमें बॉडी में फिजिकल एलिमेंट होती है वो स्टार्ट स्ट्रेस से होता है। जैसे डायबिटीज है, ज्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगा। ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देवघर हम सब जानते हैं, झारखंड में एक जगह है देवघर, जहाँ कांवड़ लेके सब सावन के महीने में जाते हैं। वहां पे बाबा धाम है, बैद्यनाथ धाम जिसको हम बोलते हैं। वहां के जो पंडा लोग होते हैं, आप उनको कभी खाना खाते हुए देखिए। वो पत्तल, आपको पता है पत्ते की प्लेट्स होती हैं, तो वो 2 पत्तल को मिलाते हैं, उसमें चावल का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बनाते हैं। सीरियसली? हाँ जी, उनका डाइट है वैसा, वो उनकी बॉडी की नीड है, उनको आदत है वैसे खाने की। उसके बाद में वो बीच में एक होल करेंगे उस पहाड़ के, चावल के पहाड़ में वो होल करते हैं। उनका भोज ही ऐसा है। उसके बाद वहां पे पाठा कटता है, मटन का प्रसाद चढ़ता है, बलि पड़ती है, ठीक है, बकरे की। फिर वो पूरा भरते हैं उसमें, और उतना खाने के बाद अगर किसी और को कुछ खाना है तो और लेंगे सर्विंग, अदरवाइज उसके बाद आधा किलो दही खाते हैं वो लोग खाना खाने के बाद, डेली ऑलमोस्ट। और वो फिर खाना पचाने के लिए खाते हैं। और उसके बाद एक बच्चा 100 से 150 रसगुल्ले खा लेता है, एक बच्चा। सीरियसली? जी। और जो बड़े लोग हैं वो तो 200 250 कितने भी खाते हैं, अपना अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। उनमें से किसी को डायबिटीज नहीं है। वो तो कितना मीठा खा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको होना चाहिए, उनको नहीं है। डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो रही है। 150 200 मतलब उनका डाइट है ऐसा। आप कभी वहां विजिट कीजिए, आप कभी भोज कीजिए, वहां आपको पता चलेगा। वहां किलो के हिसाब से मटन नहीं आता है, टन में आता है। 100 टन 200 टन ऐसे आता है। तो वो लोग खुश हैं, वो लोग संतुष्ट हैं, इसीलिए उनको बीमारियां नहीं है। और यहाँ पे हम इतना सा खाते हैं ना तो हमें कुछ हो जाता है क्योंकि हम इतना सोचते हैं। इट्स ऑल इन द ब्रेन। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, आपका लाइफ आपके कंट्रोल में होगा। अगर किसी के उकसाने से आपको गुस्सा आ जाता है, अगर एक क्लास के टूटने से आपके चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो यानी कि आपका कंट्रोल अपने पे ही नहीं है, आपको लाइफ पे कंट्रोल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल योरसेल्फ, बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। पलक, जैसे मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि लोग प्रेयर करते हैं, कभी कभी कोई ग्रुप में प्रे कर रहा है जी। सो प्रेयर में कितनी शक्ति होती है? प्रेयर में ही शक्ति है, और किसी चीज में शक्ति है ही नहीं। तो प्रेयर के बारे में सब जानते ही हैं, बट मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ, अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। अगर आप किसी और के लिए प्रे करेंगे ना तो वो ज्यादा जल्दी काम करेगा। अगर आपके लिए आप खुद प्रे कर रहे हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान को पता है आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। डोंट बी लालची, ठीक है। तो प्रेयर एक्चुअली एक नहीं, मैं 2-3 बातें बताती हूँ आपको प्रेयर से रिलेटेड। एक सबसे बड़ा ये कि अगर आप अपने लिए प्रे कर रहे हो और कंपैरेटिवली अगर कोई और आपके लिए प्रे कर रहा है तो वो ज्यादा असरदार होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ग्रुप में भी लोग प्रे करते हैं। तो कोई एक इंसान कम्युनिटी का बीमार होता है या किसी को कुछ जरूरत होती है तो लोग ग्रुप प्रेयर मीटिंग रखते हैं। वो बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि इतने सारे लोग मिलके एक साथ में एक गोल पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। So this is from Vishi Rose. Thank you.